कि एक चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, तो उस समय उसका वेलोसिटी आप ध्यान देंगे यहाँ से जो ये निकल के आया, ये इस रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है। यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का 4। ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट टू थर्मल कंडक्टिविटी। Which of the following represents the ratio of Planck's constant to thermal conductivity? जैसे ही Planck's constant हमारे माइंड में आए तो हम जानते हैं बोर्स क्वांटम कंडीशन से कि h यानी प्लांक कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है, mvr के इक्वल। तो ये h अपॉन k हमसे पूछा है और ये आएगा mvr। k का डायमेंशनल फार्मूला हम निकालते हैं, आप जानते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ए के डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स। ध्यान दीजिए ये है हमारे पास हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, यानी एक तरीके से कहें एनर्जी पर यूनिट टाइम, और ये है हमारे पास एरिया, और डेल्टा एक्स हम जान रहे हैं डिस्टेंस, क्योंकि डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स आप जानते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो इससे ये एक बार कट जाएगा, यानी K का जो यूनिट आएगा इस K का थर्मल कंडक्टिविटी का वो आएगा, ये आया एक तरीके से ml² T-2 अपॉन टाइम T। L नीचे आ जाएगा यानी L, और ये डेल्टा थीटा यानी टेम्परेचर इसका होता है कैपिटल K। तो हमको मिल गया ये एक तरीके से कहिए ml T-3 K-1, यानी यहाँ लगा दे ml T-3 K-1। तो ये हमको मिला ml T-1 L अपॉन ml T-3 K-1। तो बच्चों ये हमें मिलता है, ध्यान दीजिए m से m कैंसिल, एक l से l कैंसिल, ये आया l t की पावर 2 k का पावर 1 l t² k। हम देख रहे हैं ऑप्शन है हमारे पास 1। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों हमें एक फिगर दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 11, इधर ये 5 न्यूटन और ये है आपका 37 डिग्री, ये इधर है 10 न्यूटन और ये है 53 डिग्री, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और इधर दिया गया है 3 न्यूटन। इन्होंने हमसे पूछा है कि इसका रिजल्टेंट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। बच्चों मैं ये क्वेश्चन नंबर 11 नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 12 लिख गया। चलो क्वेश्चन नंबर 12 भी डिस्कस कर लेते हैं पहले। ये क्वेश्चन नंबर 12 में ये फिगर दिया गया है और इसमें हमसे कहा जा रहा है कि इसका हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिए इसका एक कंपोनेंट इधर, एक इधर, इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये तो है ही बाई डायरेक्शन में, यानी नेगेटिव बाई डायरेक्शन में। तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि अगर हम एफ एक्स निकालें तो एफ यानी 5
cos 37, 5 cos 37, cos 37 का वैल्यू होता है 0.8, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 पॉजिटिव डायरेक्शन में। और आप देख रहे हैं इसका जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में, और वो आएगा माइनस का 10 cos 53। cos 53 का वैल्यू होता है cos 53 का वैल्यू होता है 0.6, यानी 0.6। तो fx आपको मिला 4 माइनस 6, यानी माइनस का 2 न्यूटन। f बाई कंपोनेंट देख लेते हैं। बाई कंपोनेंट में इन्होंने कहा है एक ये कंपोनेंट हो जाएगा 5 sin 37, sin 37 का वैल्यू होता है 0.6, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.6, इसका इधर sin 10 sin 53, 10 sin 53 का वैल्यू 0.8, तो प्लस का ये आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.8, और ये 3 जो कि नेगेटिव बाई डायरेक्शन में माइनस का 3, तो ये ऑप्शन आएगा। एक तरीके से कहा जाए 3 प्लस का 8 माइनस का 3, यानी ये आ गया 8 न्यूटन। और रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं F इजिकल टू स्क्वायर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस का एफ वाई स्क्वायर। तो एफ एक्स स्क्वायर आपके पास आया था माइनस का 2, यानी 4 प्लस एफ वाई आया 8 का मतलब 64। तो हमको आंसर मिलता है स्क्वायर रूट 68 न्यूटन, यानी हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि लगभग 8 न्यूटन, हम कहेंगे 8 न्यूटन नियर। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, तो इसीलिए हमें इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो देखना होगा। तो बेस्ट ऑप्शन जितने भी हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से जो पहला ऑप्शन है दैट इज बेस्ट, यानी ऑप्शन आ गया इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1। अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 11 में हमसे कह रहा है दी मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स। कोई भी 2 वेक्टर्स दिए गए हैं और वो जो गिवन 2 वेक्टर्स हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। तो इन 2 इक्वल वेक्टर्स का जो डिफरेंस है, इन 2 वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, इनका जो डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड लेट कर लेते हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है x के। अब ये a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल x दिया है। a वेक्टर और b वेक्टर इक्वल नहीं दिए गए, हमें a और b का मैग्नीट्यूड इक्वल दिया गया। तो a वेक्टर और b वेक्टर का जो डिफरेंस है दैट इज दिस, इसका मैग्नीट्यूड इनका कहना है किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, ऐसा हमें गिवन है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड हम देखेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा। हमने मान लिया कि a और b का मैग्नीट्यूड x के इक्वल है और ये भी इटसेल्फ x के इक्वल दिया गया है। तो हम बहुत आसानी से इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अगर हम चलो एक फॉर्मूला ही डिराइव कर ले, a माइनस b का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, ये भी x के इक्वल, ये भी x के इक्वल, तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर cos थीटा। तो हमें मिलेगा ये 2x स्क्वायर कॉमन ले लिए 1 माइनस cos थीटा, और ये हमें मिला 2x स्क्वायर। यहाँ से हमने 1 माइनस 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को लिख दिया। तो 1 से 1 कैंसिल, यानी a माइनस v का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास आया एक तरीके से 2x
साइन थीटा बाई टू। इस न्यूमेरिकल में बच्चों हमें ये जो दिया रखा है वो दे रखा है x के इक्वल। बोला गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन वेक्टर देन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज। तो यहां से हम देख रहे हैं ये x के इक्वल ही लिख दे, तो 2x साइन थीटा बाई टू, x से x कैंसिल, तो ये साइन थीटा बाई टू हमें मिला 1/2 और साइन थीटा बाई टू 1/2। बच्चों 1/2 साइन के केस में वैल्यू होता है 30 का, तो थीटा बाई टू आपको आया 30, लेकिन हमसे पूछा गया थीटा, वो आ गया ऑप्शन 60। मैंने ये जानते हुए यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव किया है कि अगर कहीं और भी कोई ऐसा न्यूमेरिकल आए तो वहां पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पहले हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन आया वो है आपका करेक्ट ऑप्शन इज 3, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 12 हम डिस्कस कर लिए थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 ध्यान दें, 13 में कह रहे हैं वेक्टर ए इज लाइंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। कोई भी वेक्टर है और एक वो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई करता है। वेक्टर ए इज लाइंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, यानी वेक्टर ए हॉरिजॉन्टल प्लेन में ईस्ट डायरेक्शन में लाई कर रहा है, और वेक्टर बी इज लाइंग इन वर्टिकल प्लेन अप। वेक्टर बी वर्टिकल प्लेन में लाई कर रहा है, बिल्कुल अप, ऊपर की तरफ। तो इन्होंने कहा द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। बहुत आसान कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। मान लेते हैं कि यही डायरेक्शन ईस्ट है, तो मेरे पीछे वेस्ट हो जाए, लेफ्ट नॉर्थ और राइट साउथ। तो हमें जो इन्होंने कहा है, हमसे कहा इन्होंने कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में, यानी ईस्ट डायरेक्शन में, ऐसे समझ लीजिए ईस्ट डायरेक्शन, मेरा ये हैंड को अगर हम मान लें कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ईस्ट डायरेक्शन में, यानी इधर की तरफ जो है कोई भी वेक्टर ए लाई कर रहा है और वेक्टर बी इधर की तरफ लाई कर रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, और हमसे पूछा है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो भाई राइट हैंड थंब रूल से ये इस तरीके से आएगा, यानी थंब मेरा इधर साउथ की तरफ जा रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो आंसर आ गया इसका साउथ, यानी ऑप्शन है इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी। कोई भी हमें दो वेक्टर दे रखे हैं ए और बी, और उनसे रिलेटेड 4 ऑप्शंस हमको दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस को देखने से हमें लगता है कि ए क्रॉस बी का स्क्वायर और ए डॉट बी के स्क्वायर की हमें हर हाल में नीड होगी, क्योंकि चारों ऑप्शंस में ऐसा ही कुछ दिया गया है। तो देखते हैं ए क्रॉस बी, हम जानते हैं ए बी साइन थीटा और ये एन के, तो इसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमको मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर
और ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये एन कैप जो कि यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसकी जगह 1 आ जाएगा। और ए डॉट बी बच्चों हम जानते हैं ए बी कॉस थीटा होता है, तो ए डॉट बी का स्क्वायर हम देख रहे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम ये ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर करें तो हमें राइट हैंड साइड में मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर विद इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1। यानी हमें ऑप्शन मिलता है एक तरीके से ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यानी ये हमें जो ऑप्शन दे रखा है इन्होंने वो दे रखा है एक तरीके से फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 14। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में हमसे कह रहे हैं एक फिगर हमको बना के दिया गया है और उस फिगर के साथ में एक्स और वाई का डायरेक्शन दिया गया है, और फिर उस फिगर के बेस पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी 4 फिगर दे रखे हैं उसमें, उनमें से हम देखते हैं, हमसे पूछा गया है कौन सा ऑप्शन जो गिवन फिगर है उसको सही से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिगर में हमें दिया गया है कुछ ये लाइक दिस वन, ये हमें दे रखा है बी वेक्टर और इसका डायरेक्शन ये भी बी वेक्टर है, इसका डायरेक्शन है आपका ये ए वेक्टर है, इसका डायरेक्शन ये, और ये भी ए वेक्टर है, इसका डायरेक्शन ये। बच्चों बहुत आसान सा केस है, बी वेक्टर दोनों इक्वल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये ए वेक्टर और ए वेक्टर दोनों पैरेलल है, यानी ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, और हमें ये एक्स और वाई कुछ ऐसे दिया है। तो बहुत आसानी से हम कह सकते हैं कि ये और ये दोनों एक तरीके से, जो कि हमें गिवन फिगर में है कि ए वेक्टर एक्स डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये एक अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये और ये अब 2 वेक्टर हो गया। तो एक तरीके से आंसर यही आ जाएगा, लेकिन एंगल तो फिर भी अल्फा ही रहेगा। तो ऑप्शन आ गया हमारे पास, ऑप्शन है इसका 4th ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 एरर का क्वेश्चन है, और ये हमसे कहते हैं परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द एक्सेलरेशन इज 2% एंड दैट ऑफ इन मेजरिंग टाइम इज 1%। द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार स्टार्टेड इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट। कोई भी बॉडी जब अपना मोशन रेस्ट से शुरू करता है तो उसका जो डिस्टेंस है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है, हाफ AT। एरर के टर्म पर यूज करेंगे तो डेल्टा S अपॉन S, डेल्टा A अपॉन A प्लस 2 डेल्टा T अपॉन। परसेंटेज में देखेंगे तो ये हमको मिलेगा डेल्टा A अपॉन A मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा T अपॉन T मल्टीप्लाइड बाई 100। क्वेश्चन नंबर है बच्चों ये 16। डेल्टा A अपॉन A मल्टीप्लाइड बाई 100 हमको 2% दिया है, प्लस ये 2 और ये हमको 1% दिया है, आंसर आ गया 4%। ऑप्शन हो गया 3। करेक्ट ऑप्शन इज 3।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं हमें कुछ क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन दिया है x, y, z, p एंड q और ये रिलेट कर रहे हैं p q इज इक्वल टू का इन्होंने x की पावर 2 z की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई और q स्क्वायर और पूछा जा रहा है इन कैलकुलेटिंग द परसेंटेज एरर फॉर बाई के लिए जब हम परसेंटेज एरर कैलकुलेट करेंगे तो उस एरर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो गिवन क्वांटिटीज है उनमें से किसका होगा। तो बाई जब हम निकालेंगे तो ये आएगा x² z का पावर 1/2 अपॉन pq और ये q²। ऑब्वियसली जब इसके लिए हम परसेंटेज एरर का फॉर्मूला लिखेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें ये जो p का पावर है वो 3 है, क्योंकि पावर से एरर का मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए p का कंट्रीब्यूशन एरर निकालने में सबसे ज़्यादा होगा। यानी करेक्ट ऑप्शन जो हमें दिया है उनमें से ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा जा रहा है द लेंथ ऑफ ए रॉड एज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट इज फाउंड टू बी 2.48 मीटर, 2.46 मीटर, 2.49 मीटर, 2.49 मीटर एंड 2.46 मीटर। परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द लेंथ ऑफ द रॉड। होपफुली इस न्यूमेरिकल को आप कर ही लेंगे। बोला हम पहले इसका हमसे इन्होंने परसेंटेज एरर पूछा है तो सबसे पहले हम मीन वैल्यू निकालेंगे, यानी इन सारे डाटा को ऐड करेंगे और सारे डाटा को ऐड करके हम एक तरीके से